Hello and welcome to Shaheen Group of Institutions. Welcome back to CUT UG History classes. हम लोग हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये उस चैप्टर का 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है, जिसमें हम लोग लैंग्वेज ऑफ द नेशन की बात करेंगे। हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भाषा क्या होगा, इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या डिबेट्स हुए, किस तरीके से बहसें हुई और कौन से लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है, इसको लेकर कितनी तीखी टिप्पणियाँ हो रही थी संविधान सभा में। इन चीज़ों को हम लोग देखें और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लैंग्वेज का जो इशू है, इसको कई सारे तरह से इसको डिबेट किया गया, बहस किया गया इस पर, और इसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। 1930 में, 1930 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तानी भाषा को एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था। 1930 में जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तानी भाषा यानी हिंदी और उर्दू का जो मिक्सचर होगा, जो आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें हिंदी शब्द भी प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें उर्दू ज़ुबान के अल्फाज भी आ रहे हैं, तो ऐसी भाषा को, ऐसे ज़ुबान को हिंदुस्तानी ज़ुबान बोल के और उसको अपना एक नेशनल लैंग्वेज घोषित करने की बात की थी। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि एवरीवन शुड स्पीक इन ए लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड ईजिली अंडरस्टैंड। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो तमाम लोगों के ज़रिए से समझी जा सके। हिंदुस्तानी ये हिंदी और उर्दू भाषा का मिक्सचर है, ब्लेंड है, दोनों को मिला के जो ज़ुबान बोली जाती है वो हिंदुस्तानी है। जो मैं बोलता हूँ, जो आप बोलते हैं, हम बहुत सारे हिंदी शब्दों का प्रयोग भी अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, और इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी यूज़ करते हैं कहा। इसी तरीके से उर्दू ज़ुबान के अल्फाज हम अपने गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये एक हिंदुस्तानी ज़ुबान है जिसमें हिंदी और उर्दू का मिक्सचर होता है। ये एक पॉपुलर लैंग्वेज थी जो भारत के एक बड़े तबके के लोग बोलते थे, और ये एक कंपोजिट लैंग्वेज था जिसमें अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रीति रिवाज की चीज़ें इसमें शामिल थीं। सालों तक जो है कई सारे वर्ड्स जो हैं अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से इसमें शामिल हुए, और अलग अलग इलाक़ों में ये ज़ुबान बोली और समझी जाने लगी थी। ये एक मल्टी कल्चरल लैंग्वेज थी। हिंदुस्तानी जो भाषा है, हिंदुस्तानी ज़ुबान, देखो हिंदी, हिंदवी ये उर्दू ज़ुबान का पुराना नाम है, उससे पहले रेख्ता हुआ करता था। इसी तरीके से देखा जाए, हिंदुस्तानी जो है ये फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ये ज़ुबान ज़्यादा परवान चढ़ती है, और अलग अलग राइटर्स इस ज़ुबान में लिखना शुरू करते हैं। आपको पता है प्रेमचंद एक काफ़ी बड़े अच्छे राइटर थे, जिन्होंने सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ या जो ज़मींदाराना निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, और उनकी जो ज़ुबान थी वो हिंदुस्तानी ज़ुबान थी, और उसको वो हिंदी और उर्दू दोनों स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। तो इस तरीके से हिंदुस्तानी ज़ुबान काफ़ी पॉपुलर थी। ये मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, इसमें कई सारे कल्चर शामिल हैं, और गांधी के मुताबिक जो है यही एक आइडियल लैंग्वेज था जिससे डाइवर्स कम्युनिटीज़ आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम और जो नॉर्थ और साउथ के लोग हैं, सभी लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तमाम लोग इस हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था, और दूसरे भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था। तो 19वीं सेंचुरी के आखिर में जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है ये बदलने लगी। क्यों? जब जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में जो क्लैशेस हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़ुबान भी अपना रूप चेंज करने लगती है। जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे वो उर्दू के अल्फाज को हिंदी बोलचाल की भाषा से निकालने लगे। सेम वही उसी तरीके से उर्दू जो ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान में जो संस्कृत या हिंदी के अल्फाज थे उसको भी लोग निकालना शुरू कर दिए, और एक तरीके से इनके बीच में सेपरेशन या एक कह सकते हैं दूरी पैदा होनी शुरू हुई। एक तरफ जहां हिंदी को संस्कृताइज कर दिया गया, यानी संस्कृत के भारी भरकम शब्दों को हिंदी में जोड़ दिया गया, वहीं पर्शियन और अरबिक ओरिजिन के जो अल्फाज थे, जो वर्ड्स थे, उसको उर्दू में शामिल करने की कोशिश की गई और इसको हिंदी से निकाल दिया गया।
ठीक है। तो उर्दू को पर्शियनाइज कर दिया गया और हिंदी को संस्कृताइज कर दिया गया। उर्दू में भारी भरकम फारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाने लगे और हिंदी में संस्कृत जुबान के अल्फाज इस्तेमाल किए जाने लगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो लैंग्वेज था ये अब रिलीजियस आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स थे उससे जुड़ गया। जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे, जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में दरार थी, वो अब हिंदी और उर्दू के बीच में भी देखने जाने लगी। तो ये शुरू हुआ 19वीं सदी के आखिर में। इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। पहले तो हिंदुस्तानी ज़ुबान थी, जो सब बोलते सब समझते थे। गांधी जी का ये मानना था कि ये जो हिंदुस्तानी ज़ुबान है ये एक कंपोजिट कैरेक्टर को दिखाती है और गांधी जी इसी लैंग्वेज को देखना चाहते थे सबको बोलते हुए। अब क्या होता है, हिंदी को के लिए लोग सिफारिश करना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के शुरुआती सेशन में आरवी धुलेकर, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं जो यूनाइटेड प्रोविंस से आते हैं, और इन्होंने एक बहुत ही एग्रेसिव गुजारिश किया, रिक्वेस्ट किया कि हिंदी भाषा जो है इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लैंग्वेज में। जो डिस्कशंस और डिबेट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वहाँ पर इस ज़ुबान को यूज़ किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। व्हेन टोल्ड दैट नॉट एवरीवन इन द असेंबली न्यू द लैंग्वेज, जब धुलेकर से कहा गया कि असेंबली में तमाम लोग हिंदी ज़बान नहीं जानते हैं, कुछ लोग साउथ के हैं जो कन्नड़ा जानते हैं, तेलुगु तमिल जानते हैं, तो मराठी वाले हैं, तो सब लोग तो हिंदी नहीं जानते, तो फिर कैसे हम कन्वर्सेशन करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा देखिए यहाँ पर, पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस टू फैशन ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर इस हाउस में मौजूद हैं और वो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने बनाने के लिए आए हैं, और वो हिंदुस्तानी अगर नहीं जानते तो वो इस लायक ही नहीं है कि वो असेंबली के मेंबर रहें। दे बेटर लीव, उनके लिए बेहतर ये होगा कि इस असेंबली को छोड़कर चले जाएं। अब इससे क्या होगा, इस रिमार्क से जो है हाहाकार मच गया। जो हाउस है, असेंबली है, उसमें लोग उनको अपोज करना शुरू किए, लेकिन ये अपनी बात को हिंदी भाषा में जारी रखे। ऑन दिस ओकेजन पीस इन द हाउस वॉज रिस्टोर्ड थ्रू जवाहरलाल नेहरूज intervention, but the language issue continued to disrupt proceedings and agitate members over the subsequent 3 years. इन 3 साल जो इस वक्त जो ढुलेकर के जो स्टेटमेंट थे, इससे बवाल खड़ा हो गया असेंबली में। तो जवाहरलाल नेहरू उठे और इन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन वक्ती तौर पर तो ये लड़ाई, ये झगड़ा हिंदी वाला ख़त्म हो गया, लेकिन अगले 3 सालों तक जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस है, बार बार लैंग्वेज का इशू बीच में आ जाता है। तो लगभग 3 सालों तक 13 सितंबर 1949 को धुलेकर ने फिर से स्पीच दिया और उन्होंने कहा कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से डिबेट्स हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब एक लैंग्वेज कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इसको ये काम दिया गया कि वो कोई एक कंप्रोमाइज फार्मूला बनाए, ताकि जो डेडलॉक है बिटवीन दोज हु एडवोकेटेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज एंड दोज हु अपोज्ड, वो लोग जो हिंदी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पर एडवोकेट कर रहे हैं और वो लोग जो अपोज कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डेडलॉक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई एक कंप्रोमाइज फार्मूला लाया जाए। इसके लिए एक लैंग्वेज कमेटी स्टैब्लिश की जाती है। लैंग्वेज कमेटी ने डिसाइड किया, लेकिन अभी तक इसको फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया था। क्या कहा, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और जो ये ट्रांजिशन होगा हिंदी की तरफ, ये धीरे धीरे होगा। फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। इस कमेटी ने क्या कहा, लैंग्वेज कमेटी ने, कि शुरुआत के 15 सालों तक जितने भी ऑफिशियल डिसीजंस होंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ऐसा लैंग्वेज कमेटी का ऑब्जर्वेशन था। हर एक प्रोविंस को ये परमिशन होगी कि कोई एक रीजनल लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करे अपने प्रोविंस में, अपने इलाके में काम करने के लिए। तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ना कि नेशनल लैंग्वेज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके एग्जाम में भी कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसने जो है लोगों के इमोशंस को ठीक करने की कोशिश किया और एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर सकें।
तो इस तरह के डिबेट्स लैंग्वेज पर चल रहे थे। धुलेकर जो है वो एक अकेले आदमी नहीं थे जो इस तरह के एटीट्यूड रखते थे। वो चाहते थे कि ये जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज ना बना के एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। वो चाहते थे कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज ना बना के एक नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए। ऑफिशियल तो ऑफिशियल हम इंग्लिश भी यूज़ कर लेते, तो ये नेशनल लैंग्वेज बनाने से क्या होगा कि इस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलने लगेगा। तो इन्होंने उन तमाम लोगों पर अटैक किया जो हिंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि being forced on the nation and mocked at those who said in the name of Mahatma Gandhi that Hindustani rather than Hindi ought to be national language। उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू किया जो ये कह रहे थे गांधी जी के नाम पर कि हिंदुस्तानी को ना कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सर, nobody can be happier than myself that Hindi has become the official language of the country। मुझसे ज़्यादा कोई भी इंसान खुश नहीं होगा इस बात से कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदी लैंग्वेज के लिए कंसेशन है, बट मैं कहता हूँ नहीं, ये कंसेशन नहीं है बल्कि ये एक कंज्यूमेशन यानी कंप्लीशन है एक हिस्टोरिक प्रोसेस का। यानी कई सालों से जो हम लोग हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं उसका आज कंप्लीशन है। तो इस तरीके से धुलेकर का जो टोन था वो चेंज हुआ, और बहुत बार जो है धुलेकर के बीच में प्रेसिडेंट जो थे हमारे संविधान सभा के, उनको बोलना पड़ा, आई डू नॉट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाई स्पीकिंग लाइक दिस, बट धुलेकर कंटिन्यूड नॉनथलेस। यानी बीच बीच में प्रेसिडेंट साहब रोक भी रहे हैं उनको, अध्यक्ष जी, लेकिन वो अपनी बात को हिंदी भाषा में जारी रखते हैं। अब एक बड़ी समस्या थी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में, और वो समस्या जो है वो काफ़ी हद तक साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वहाँ देखने को मिलती है। तो समस्या क्या थी? एक फियर था डोमिनेशन का। जब धुलेकर ने बात किया उसके दूसरे दिन श्रीमती जी दुर्गाबाई जो कि मद्रास से थी, और इन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया, और इन्होंने क्या कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अध्यक्ष महोदय, नेशनल लैंग्वेज का जो सवाल है भारत के, इसको ऑलमोस्ट एग्रीड अपोजिशन अंटिल रिसेंटली हैड सडनली बिकेम ए हाईली कंट्रोवर्शियल इशू। ये अभी तक तो कोई इसमें इशू नहीं था, बल्कि अभी ये कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। Whether rightly or wrongly, the people of non-Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of Hindi speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of the nation। यानी कि आप एक तरफ जो हिंदी स्पीकिंग लोगों की बिहाफ पर ये जो एटीट्यूड है कि हिंदी को ही इम्पोज करना है, कहीं ना कहीं दूसरे लैंग्वेज दूसरे कल्चर के लोगों को आप डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुर्गाबाई ने हाउस को यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्फॉर्म किया कि अगर हिंदी के ख़िलाफ़ जो है ये पूरे साउथ इंडिया के स्टेट्स में अपोजिशन हो रहा है, और जो मुखालिफिन हैं ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये हिंदी के लिए एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन येट शी लॉन्ग विथ मैनी अदर्स हैड ओबेड द कॉल ऑफ महात्मा गांधी एंड कैरियड हिंदी प्रोपेगेंडा इन द साउथ। गांधी जी के, चूँकि गांधी भी चाहते थे कि वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को प्रमोट करें, तो इसलिए साउथ में इसको एडवोकेट किया गया, और इसका रेजिस्टेंस भी हो रहा था। स्कूल्स खोले गए, हिंदी में क्लासेस होने लगी। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें मसाइल खड़े हो रहे थे ड्यूरिंग द डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कहते हैं, आई एम शॉक टू सी दिस एजिटेशन अगेंस्ट द एंथुसियाज्म विथ विच वी टुक टू हिंदी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ सेंचुरी। शी हैड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, बट नाउ दैट लैंग्वेज वॉज बींग चेंज्ड, वर्ड्स फ्राम उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेज वे आर बींग टेकन आउट। इनका कंसर्न था, बहुत ही अहम कंसर्न था। उन्होंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये लोगों की भाषा होगी, लेकिन ये जो भाषा है हिंदी भाषा वो अब चेंज हो रही थी, क्योंकि जो उसमें उर्दू और दूसरी रीजनल भाषाओं के जो अल्फाज थे वो अब निकाले जा रहे थे और हिंदी को संस्कृताइज किया जा रहा था। तो इस तरीके से हिंदुस्तानी लैंग्वेज का जो कंपोजिट कल्चर था, जो इंक्लूसिवनेस थी, वो ख़त्म हो रही थी, और ये लोगों के बीच में एंग्जाइटी और फियर पैदा कर रहा था। तो इस तरीके से डिस्कशंस हो रहे थे। बॉम्बे के एक मेंबर हैं श्री शंकर राव देव, और इन्होंने जो महात्मा गांधी के साथ ये उनके फॉलोअर थे, और ये भी चाहते थे कि हिंदुस्तानी को एक हमारे देश का लैंग्वेज बनना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या आगाह किया, इफ़ यू वांट माय
होल हार्टेड सपोर्ट फॉर हिंदी, यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग विच मे रेज माई सस्पेशन एंड विच विल स्ट्रेंथन माई फियर्स। ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी को सपोर्ट करूं तो आपको मुझे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हिंदी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। जिस तरीके से ये पहले थी हिंदुस्तानी भाषा उसी तरीके से रहेगी, तभी हम इसको सपोर्ट करेंगे, वरना हमारे खौफ में, हमारे फियर में इजाफा होगा। तो इस तरह के डिस्कशंस चल रहे हैं। टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार है मद्रास से, ये क्या बोलते कि वॉट एवर वॉज डन हैड टू बी डन विथ कॉशन। जो कुछ करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानी से करना है, और हिंदी का जो मसला है इसको बहुत ही एग्रेसिवली लिया जा रहा है। फियर ऑफ द पीपल इवन इफ दे वी आर अनजस्टिफाइड हैड टू बी अलाइड और एल्स देयर विल बी बिटर फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड। इन लोगों का जो खौफ है कि हिंदी को इम्पोज करके दूसरी रीजनल जुबानों को पीछे छोड़ दिया जाएगा, इस डर को, इस खौफ को रोकना होगा। When we want to live together and form a United Nations, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. इन्होंने क्या कहा, अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, हम एक यूनाइटेड नेशन बन के रहें, एक मुत्तहिदा देश बन के रहें, तो हमें आपस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मिलजुल के करना पड़ेगा, और ऐसा कोई सवाल नहीं पैदा हो कि लोगों पर फोर्स किया जाए किसी भी चीज़ का। तो ये मसाइल खड़े हो रहे थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो जस्ट वेट 1 सेकेंड, हमारा जो देश का संविधान बना, ये एक इंटेंस डिबेट और डिस्कशन से बना, और बहुत सारे प्रोविजंस जो इसमें थे ये गिव एंड टेक से हुए, यानी कि एक कम्युनिटी कुछ चीज़ें दे रही है तो दूसरा अपना फ़ायदा ले रहा है। तो इस तरीके से जो दो अपोजिशन पोजीशंस थी उनके बीच में एक तरह से समझौता हुआ। एक जो सबसे सेंट्रल फियर था लोगों के बीच, फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था सब्सटेंशियल एग्रीमेंट। देखो कई सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में शामिल किए गए जिस पर बहुत डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, और बहुत हीटिंग डिबेट्स भी हुए। लेकिन एक ऐसा इशू था जो है ग्रांटिंग ऑफ द वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन। ये एक ऐसा इशू था कि इसमें तमाम लोगों का कंसेंसस था। सब्सटेंशियल एग्रीमेंट यानी कि तमाम लोग इसमें एग्री किए कि हाँ ये जो चीज़ें हैं, ये जो राइट है, राइट टू वोट, ये सबको मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में मेन ऑफ प्रॉपर्टी यानी जिनके पास प्रॉपर्टी है वही लोग वोट राइट मिलता था। बाद में जिनके पास एजुकेशन है उनको भी अलाउ किया गया, और जो वर्किंग क्लास के और पीजेंट क्लास के लोग हैं इनको बहुत बाद में वोट देने का अधिकार मिलता है, और इवन विमेन को भी इनके भी बाद मिलता है। तो एक तरीके से देखा जाए हिंदुस्तान काफ़ी आगे था इस मामले में, और वोटिंग राइट जो है यानी तमाम एडल्ट मेंबर्स को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ये कंसेंसस से हमारे इंडिया में इसको पास किया गया। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म। हमारा देश का जो संविधान है इसमें सेक्युलरिज्म पर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर ना करके तमाम रिलीजन्स को गवर्नमेंट्स जो हैं वो बराबरी के साथ बर्ताव करेंगे, ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल में कोई ख़ास स्टार्टिंग में ऐलान नहीं था सेकुलरिज्म का, लेकिन अगर देखा जाए हर एक जो की फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसमें सेकुलरिज्म दिखता है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आर्टिकल 29 टू 30 है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, 16, 17, ये तमाम के तमाम आर्टिकल्स जो हमारे संविधान में शामिल किए गए, ये तमाम के तमाम जो हैं इसमें तमाम रिलीजन्स जो ऑल रिलीजन्स हैं इनको इक्वल ट्रीटमेंट की गारंटी मिली बाय द स्टेट। इसके अलावा राइट टू मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो राइट्स मिल रहे हैं इससे सेकुलरिज्म हमारे देश का वो आगे बढ़ता है। तो स्टेट ऑल्सो सॉट टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस कम्युनिटीज़, यानी जो हमारा सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ से ख़ुद को दूर रखे, और जो स्टेट रन स्कूल्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कंपलसरी ना हो। इसके अलावा जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट है उसको भी इलीगल करार दिया गया हमारे संविधान में। लेकिन कुछ लीगल स्पेस इस तरीके बनाए सोशल रिफॉर्म के कम्युनिटीज़ में, ताकि जैसे अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए या पर्सनल और फैमिली लॉज में इंटरफेयर करने के लिए कुछ चेंजेस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे संविधान के एक फ़ीचर्स हैं। और इंडिया के तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है
देयर हैज़ बीन नो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन बट ए काइंड ऑफ जुडिशियस डिस्टेंस बिटवीन द टू। जैसे वेस्ट में सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है? जुडिशियस डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी कि मुनसिफाना दूरी। आप कंप्लीटली रिलीजन को छोड़ भी नहीं सकते। आप रिलीजन को, अगर एक रिलीजन को सपोर्ट करें तो दूसरे रिलीजन को भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा इंडिया का संविधान कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स जो हैं ये हमें मदद करते हैं ताकि हम समझ सकें जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे, कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के बीच में बहस व मुबाहिसा में आए, और इस तरीके से कैसे डिमांड्स को आर्टिकुलेट किया गया। ये जो बहस हम लोग देखे अभी तक पिछले 5 क्लासेस में, इसके ज़रिए से हमें आइडियल्स के बारे में पता चलता है, उन प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस पर हीटिंग डिबेट्स भी किए और जिस तरीके से उसको संविधान में शामिल किया गया। ये तमाम के तमाम डिबेट्स जो हैं हमें इनसे आगाह रहना बहुत ज़रूरी है, और हमें कभी कभी इन आइडियल्स के साथ रिवॉक करना है ताकि आगे हम देश के लिए रोड मैप तैयार कर सकें। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मेंबर्स ऑफ द असेंबली होते थे, ये अपने आइडियाज़ को चेंज करते थे। जब डिबेट होता था 3 सालों तक डिबेट हुआ, लोगों की जैसे पहले मानसिकता थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए, लेकिन जब डिबेट हुआ कि नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते, हम उसको ऑफिशियली रखेंगे। फिर जो साउथ इंडियन का अपोजिशन हुआ कि हम हिंदी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है, तो फिर ये मीडिएशन के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को डाला गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक तरीके से कंप्रोमाइज़ की तरफ ले जाती हैं। तो किसी भी इशू पर डिस्कशन डिबेट होने के बाद में कंप्रोमाइज़ का रास्ता तैयार करना चाहिए, अख्तियार करना चाहिए। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज का डिबेट है वो पूरा हुआ, और ये जो सब्जेक्ट है आप ये चैप्टर आपका ख़त्म होने के कगार पर है। ये अंबेडकर जी हैं और राजेंद्र प्रसाद जी एक दूसरे को ग्रीड कर रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था बना के। ये टाइमलाइन है जो आपके चैप्टर के आखिर में है, ये आपको देखना है, जानना है, और इसको आपको समझना है। 1945 में 26 जुलाई लेबर गवर्नमेंट पावर में आती है ब्रिटेन में, और दिसंबर जनवरी में जनरल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में 1945 में। इसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अनाउंस करते हैं 16 मई 1946 को। इसके बाद मुस्लिम लीग, देखो अब ये क्या है, ये अलग अलग इवेंट्स हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से समझ के जाना है कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा बाद में। ये एग्जैक्ट डेट अगर आप नहीं याद रख पाते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इसकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टाइमलाइन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQs हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लास्ट क्लास में।